जो इज्जत बख्शी तेलंगाना ने भारत जोड़ो यात्रियों को, कांग्रेस पार्टी को, उसकी यादें हम लेकर जा रहे हैं यहां से। ऐसी मोहब्बत बहुत कम देखने को मिलती है। दिल का रिश्ता तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी का है, हमारे नेतृत्व का है। और जो तेलंगाना को वादे किए थे तेलंगाना बनने के वक्त, अफसोस इस बात का है कि वो वादे पूरे नहीं हो रहे। वो देखकर दुख हुआ और दुख होता है, लेकिन वो वादे पूरे कौन करेगा? वो वादे वही पूरा कर सकते हैं जिन्होंने तेलंगाना की लड़ाई में तेलंगाना का साथ दिया और तेलंगाना बनाया। जो दुख लोगों ने अपना इजहार किया, अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, किसान भी, खेडूत भी, मजदूर भी, महिलाएं भी, शोषित वर्ग के लोग भी, सब जो राहुल गांधी जी से मिले, उन्होंने अपनी बातें बताई। और राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो सुनते हैं। आजकल जो देश के नेता हैं वो सिर्फ बोलते हैं, राहुल गांधी सुनते हैं। राहुल गांधी जी ने सबकी बात सुनी, समझी, और इस यात्रा का जो उद्देश्य है, ना केवल बात को सुनना, उस बात पर अमल करना, उस बात पर आधारित नीति बनाना, पार्टी की क्या नीति होनी चाहिए तेलंगाना के लिए, ये सब लोगों की बात सुनकर वो नीति बनाई जाएगी। और जब हम सरकार में आएंगे तो सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, वो सब बातें आप ही लोगों से सुनकर, तेलंगाना के लोगों से सुनकर ही वो नीति बनेगी। अब आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे महासचिव प्रभारी जयराम रमेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज 11 दिन के बाद तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो रहा है। 11.5 दिन पहले नारायणपेट, महबूबनगर, मेडचल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, संगारेड्डी, मेडक और कम्मारेड्डी, 8 जिलों से 390 किलोमीटर, 390 kilometers in 8 districts in 11.5 days. 11.5 दिन, 390 किलोमीटर, 8 जिले। और मैं समझता हूं आज दक्षिण भारत 5 राज्य हम पूरा कर रहे हैं, और आज शाम 9 बजे हम नांदेड़ जिले में रहेंगे, महाराष्ट्र में। और एक कह सकते हैं कि कल से उत्तर भारत, दक्षिण भारत का चैप्टर समाप्त हुआ है और उत्तर भारत का चैप्टर खुल रहा है। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा को सभी वर्गों से भारी स्वागत मिला। महिलाओं से, युवकों से, दलितों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से, किसानों से, स्टूडेंट कम्युनिटी से। और राहुल गांधी जी की भेंट कई अलग अलग ग्रुप से हुए। आज सुबह तेलंगाना के आईटी प्रोफेशनल्स उनसे चले, तो समाज के अलग अलग वर्ग राहुल गांधी जी से मिले, उनके साथ चले, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, उनको अपनी चिंता व्यक्त की। जैसा कि अभी अभी पवन खेड़ा ने कहा है, ये मन की बात भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये जनता की चिंता भारत जोड़ो यात्रा है। ये
भाषण देने के लिए नहीं है, हालांकि आज शाम को एक वहां पब्लिक रैली होगा, अंतिम पब्लिक रैली होगा तेलंगाना में। और मैं समझता हूं इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस संगठन को एक बूस्टर डोज मिला है। कांग्रेस संगठन में एकता और उत्साह दोनों देखने को मिला है, और मैं समझता हूं अगले भविष्य के लिए ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हैदराबाद में हमारा शानदार प्रदर्शन हुआ चारमीनार में और मेट्रस रोड पर भी, और मैं समझता हूं हैदराबाद पहला महानगर था जहां भारत जोड़ो यात्रा पहुंची। छोटे छोटे शहरों में थे अब तक, पर सबसे बड़ा शहर महानगर हैदराबाद था। और हैदराबाद में जिस तरीके से जनता राहुल गांधी जी को सुनने आई, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मैं भी मनोगढ़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग सब भारत जोड़ो यात्रा को सुनने के लिए तो नहीं आए हैं, आप तो मनोगढ़ सुनने के लिए आए हैं। तो मैं आपकी दर्द और परेशानी पहले ही खत्म कर देना चाहता हूं, और आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं होगी। मनोगढ़ में इलेक्शन वोटों का नहीं था, नोटों का था। ये नोट इलेक्शन है, वोट इलेक्शन नहीं। मनोगढ़ में कल डेमोक्रेसी की हत्या हुई है, जमहूरियत की हत्या हुई है। जीत हुई है शराब की, जीत हुई है दौलत की। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ी। मैं प्रज्वल सावंती को बधाई देता हूं, साहसी महिला थी, 2 करोड़पतियों के खिलाफ वो लड़ रही थी, मुकाबला कर रही थी। और जैसा कि एक बार कई साल पहले तेलंगाना के प्रसिद्ध दलित कवि गदर ने मुझे कहा, सर तेलंगाना 1 CR 2 CR 3 CR 4 CR कोई CR। आप जानते हैं CR का माने क्या है? तो उन्होंने मुझे कहा था आज भी याद है सर, तेलंगाना की कहानी है 1 CR 2 CR 3 CR 4 CR and go on up to KCR। तो प्रज्वल सावंती ने कल बहुत साहस दिखाई। ठीक है, उनको करीब 10% वोट मिला, पर मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि ये मुकाबला, जैसा कि मैंने कहा, दौलत की जीत, शराब की जीत। और बाईपोल में मैंने कभी नहीं सुना है भारतीय इतिहास में, बाईपोल में 93% वोटर टर्नआउट मैंने कभी नहीं सुना। बाईपोल में उपचुनाव में, चुनाव में मैंने केरला बंगाल में आते हैं, 93% तो नॉर्थ कोरिया हो गया, स्टालिन रशिया हो गया। तो पिछले 15 दिन में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 200 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है मनोगढ़ में। शराब की गंगा बही है वहां, दूसरी रिवर में तो पानी नहीं है, पर मनोगढ़ में है, शराब की नदी बही है। तो मैं डिप्रेस नहीं हूं कांग्रेस पार्टी, मैं आपको बता दूं। आप लोग देखेंगे कांग्रेस मोरल डाउन, भारत जोड़ो इम्पैक्ट नो, भारत जोड़ो यात्रा नो इम्पैक्ट,
मैं आपको बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा का कोई ताल्लुकात चुनाव से नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। और कई लोगों ने मुझसे कहा, सर मुनुगोड इलेक्शन के बाद हम जाएंगे तेलंगाना। मैं आपको बता दूं, कई लोगों ने कहा मुझे, आप क्यों आ रहे हो मुनुगोड के पहले, मुनुगोड के बाद में आइए। और हमने कहा नहीं, हम आएंगे, सही वक्त में आएंगे, मुनुगोड लड़ेंगे, जो नतीजा आएगा उसका सम्मान करेंगे, उसका पालन करेंगे और हम उसका मुकाबला करेंगे। तो तेलंगाना में, जैसा कि मैंने पहले दिन ही कहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी आरएसएस की विचारधारा की मुकाबला कर रही है। पर तेलंगाना में हमारे निगाहें दो नहीं है, तीन पार्टियों पर है। एक पार्टी पर नहीं, एक विचारधारा पर नहीं, और तीन विचारधारा। एक तो बीजेपी आरएसएस का तो है ही, दूसरा टीआरएस का है और तीसरा एमआईएम का है। तो तेलंगाना एक, अभी हम महाराष्ट्र जा रहे हैं, महाराष्ट्र में स्टेट मुकाबला हमारा बीजेपी के साथ है। उसके बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में जाएंगे जहां मुकाबला बीजेपी के साथ है। पर तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हमारा मुकाबला तीन विचारधाराओं, तीन विभाजनकारी विचारधारा, डिविजन विचारधारा, डिक्टेटोरियल विचारधारा, तीनों तानाशाही है। और तीनों में मैं चुनौती देता हूं बीजेपी में, टीआरएस में और एमआईएम में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करें। मैं चुनौती देता हूं केसीआर को, नड्डा साहब को और मेरे दोस्त असदुद्दीन को कि आप चुनाव कराइए। आप लोग तंत्र में विश्वास रखते हैं, चुनाव तो लड़ते हैं, वोट तो काटते हैं, वोट कटिंग एक्सपर्ट वैसी है। हम अभी उन्होंने गोपालगंज में दिखाया है, वोट कटर पार्टी है वीसीपी। तमिलनाडु में एक वीसीपी पार्टी है, तिरुवनामलवन का पार्टी है वीसीपी, यहां एक वीसीपी है तेलंगाना में, वोट कटिंग पार्टी, जिसका दूसरा नाम है एमआईएम। तो साथियों, मुनुगोड के बारे में हम हारे हैं, जनता ने मैंडेट दिया है टीआरएस को, बीजेपी हारी है। हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और जब वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको कम वोट बना था, ज्यादा वोट बना था जब वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, और फिर भी वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। हम आत्मचिंतन करेंगे, बैठक होगी सभी नेताओं की। कांग्रेस पार्टी में एक नई जान आई है, ग्लूकोज मिला है हमें, उस ग्लूकोज वेस्ट नहीं होगा, उसका पूरा सही इस्तेमाल होगा। जो कुछ हमें बदलाव लाने हैं, परिवर्तन लाने हैं संगठन में, हम लाएंगे। पर आज भी मैं कहता हूं, तेलंगाना में बीजेपी कांग्रेस और टीआरएस के बीच में मेन फाइट है। ये बात सही है कि हैदराबाद के कुछ इलाके में एमआईएम का गढ़ है और जीएचएमसी में बीजेपी काफी मजबूत दिखाई देती है। पर सारे तेलंगाना में 119 सीटों में अगर आप देखें तो मेन मुकाबला हमारा टीआरएस के खिलाफ है। और मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, पिछले 11 दिनों में जिस तरीके से जनता ने हमारा स्वागत किया, जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, हमें पूरा विश्वास है कि अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के संगठन, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नई उत्साह, नई उमंग, नई शक्ति के साथ भाग लेंगे।
नतीजा क्या होगा ये जनता पर डिपेंड करता है। मैं भविष्यवाणी, मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं नहीं कह सकता हूं। पर भारत जोड़ो यात्रा इलेक्शन का यात्रा नहीं था, फिर भी मुनगोड़ का इलेक्शन हुआ, हम हारे, ये हार हम स्वीकारते हैं और इससे हम जो सबक सीखना है सीखेंगे और आगे की लड़ाई तेलंगाना में और देश भर में हम लड़ते रहेंगे। शुक्रिया। इसके बाद और भी सवाल आप मुझे मुनगोड़ के पूछोगे तो क्या है, मैं सारा सवाल आपको मैंने जवाब दे दिया है मुनगोड़ के। एक मिनट हाँ, बीजेपी की ओर से ऑपरेशन लोटस चलाया गया, टीआरएस की ओर से ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया। कैक्टस जानते हैं ना, आपने देखा है रेगिस्तान में कैक्टस होता है, बड़े कांटे होते हैं। टीआरएस ऐसे ही है, कैक्टस है। हम लड़ाई लड़े, ईमानदारी से लड़े, और जैसा कि मैंने कहा, मैं एक बार फिर कहूंगा, पालवाई श्रावंती साहसी महिला है कि वो लड़ी, चुनाव प्रचार हुआ, पर हम दौलत और शराब का मुकाबला नहीं कर पाए। जिस तरीके से नोट बहाए गए हैं, जिस तरीके से शराब बहाया गया है, ये इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए, इस उपचुनाव की जांच होनी चाहिए। कल डेमोक्रेसी की हत्या हुई है, जमहूरियत की हत्या हुई है। हालांकि टीआरएस जीता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी सेकंड प्लेस पे है, हम थर्ड प्लेस पर, उनमें कोई उस पर हम शक नहीं कर रहे हैं। पर जिस तरीके से दौलत और शराब का इस्तेमाल किया गया है, इलेक्शन कमीशन को मुनगोड़ चुनाव पर जांच कराना जरूरी है, क्योंकि आज मुनगोड़ में है, कल बाकी 118 सीटों में होगा। तो हमारी जमहूरियत, हमारा डेमोक्रेसी दौलत और शराब से नहीं चल सकता। और मुझे अफसोस है, कहना पड़ता है, कि जिस मात्रा में शराब और दौलत का इस्तेमाल किया गया है मुनगोड़ में, ये शर्मनाक चीज है और हम इसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, और हम इसका मुकाबला नहीं करना, हम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे लिए लोकतंत्र अलग मायने रखता है। यस सर, ये about 20,000 odd votes. We got 10% of the vote. We got 24,000. We got about 10% of the vote, 10 to 11% of the vote. I agree. We lost the security deposit. We are bound to lose the security deposit when you have two such strong, resourceful candidates. In 1984 election, BJP got 2 seats. On what basis did you ask, Mr. in 1994? On what basis you are saying you will come back to power? They had 2 seats in Lok Sabha. 2. So this election up and down. Today you are up, tomorrow you are down. Today you are Nizam, tomorrow you can be on the ground. Congress ruled for so long. Now today we are facing challenge in state after state. So these are election cycles. It is a defeat. It is a defeat. We should have retained our deposit. I agree. But I salute this brave lady, Palwai Shravanti, a good friend of mine. Her father was my colleague in Rajya Sabha. She fought a battle. We were not able to compete with these two Maharathis, and we lost. We have to now learn the lessons. We have to introspect. We have to do serious thinking, serious change. I agree. It is not, we have lost 5 by-elections in Telangana in the last 2.5 years. And I know Telangana politics, I think,
little. 5 elections we have lost is not good. I am the first one to say it's not good. For a party that was responsible for the creation of Telangana to have this performance is not good. And I feel भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोग में थोड़ा जान आया है, लोग में कुछ नई एनर्जी आई है, तो उसका नतीजा आप देखेंगे अगले चुनाव में, और कोई बाई इलेक्शन होगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं. पर मैं देखिए एक चीज है, मैं बाई इलेक्शन को इतनी महत्व नहीं देता हूं. अगर हमारी सरकार थी तेलंगाना में और हम बाई इलेक्शन जीतते, मैं नहीं समझता कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, क्योंकि बाई इलेक्शन में हमेशा जो सरकार सत्ता में होती है वो जीतती है. आपने कभी देखा है हमारे देश में पिछले 35 सालों में पार्टी इन पावर नेवर लूजेस पंचायत इलेक्शन, पार्टी इन पावर नेवर लूजेस म्युनिसिपल इलेक्शन, never. That is, that's the way our democracy functions. Why do the Congress Party, Telangana Congress Party leaders respond? Sorry, why don't? Why don't Telangana Congress Party leaders respond on? Not responded. No, they are busy with the public rally today. Yeah? They are busy with the public rally today. We will have about, I'm told more than 1 lakh, almost 1.5 lakh people in the final public rally. They are busy with that. And today morning they walked. It's so hot. They don't have so much of energy as I have. They are not evading you. They are all busy with the rally. I'm sure they will meet you. What, Chaudhary Garu? Yes, sir. Oh, they'll meet you. I'm sure they'll meet you. Sir, I am Srinivas from Deccan Chronicle. Sir, do you think that the big contractors are ruling the politics in the elections? Sorry, big? Contractors are ruling the roost in the elections. Who? Contractors. Big contractors. Contractors. Yes. That's why you have lost the election. Yes, yeah, absolutely. I mean, Telangana election is all about contracts and contractors. I'm sorry to say this. This has become politics of the contracts, for the contracts, of the contracts. One day you are in Congress party, you get all contracts. Next day you go to TRS, you get all contracts. Then you go to BJP, you get all contracts. There are some contractors who will get contracts irrespective of whether it's Congress, TRS or BJP. They know how to keep everybody happy. This is today election in Telangana and Andhra Pradesh is the highest expenditure in the country. Highest expenditure. An honest man or a woman, a committed man or a woman, an ideological man or a woman. Our candidate in Munigod was an ideological woman. She comes from a certain ideological background. In a normal election she would have won. But this is an abnormal election, no? And Telangana has become the highest expenditure per assembly seat, per parliament seat. So it's not healthy. And Munigod, I think, I'm not saying this because we lost. Okay? I'm not saying this because we lost. I'm very happy that the migrant worker from Congress who has gone to BJP has lost. I'm very happy that he has lost. Because such defectors, such migrants, he's a Mir Jafar. They should be penalized by the public. But the tragedy is, to penalize him, you have to use, as I said, this Munigod election. He used Daulat and Sharab, his opponent also used Daulat and Sharab. And our colleague was using Mahila, she was using issues of ideology. She was raising issues. But there was no issue in Munigod. Issue was how much, what is the expenditure by both candidates, and official reports
have documented and they have been published in the press, including in your newspaper, that in the last 15 days there has been an abnormal increase of 170 crores of sale of liquor, distribution of liquor. So, you know, we have National Food Security Act for the country, but in some elections, unfortunately, in Telangana and some states, you have National Liquor Security Act, you know. मोहम्मद रेड्डी वेंकट रेड्डी की सस्पेंड कर दिया। हाँ जी, मोहम्मद रेड्डी वेंकट रेड्डी के नोटिस दिया। उसका रिप्लाई आया कि नहीं? क्या चौधरी जी, मैं मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ। अगर उसका रिप्लाई, पर मैं एक चीज कहूंगा, अगर लक्ष्मण रेखा क्रॉस हुआ है और कमिटी कहती है कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस हुआ है, एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल। ये देखो, ये कांग्रेस में रहना, एक पांव दूसरा पांव और बाहर रहना, ये नहीं चलेगा। उनको शो कॉज नोटिस दिया गया। व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर द शो कॉज नोटिस? Fourth. Today is the 6th. 7th. Today is the 5th. Today is the 7th. So 3 days have passed. Has a reply come? Yeah. Usually अभी Huh? नहीं है. Reply has not come. Fine. So if the reply has not come, disciplinary action committee will meet and say reply has not come and take whatever action has to be taken. Huh? I have not issued any show cause notice. So I don't know what the constitution says. How many show cause notice? Huh? I don't know. No, I think it's only one. I think constitutionally we issue only one show cause notice. Only one. I don't think so. I'll check on this. Since you have asked me, I will check, and if I meet you in the afternoon, I'll let you know. To the best of my knowledge, we issue one show cause notice. If he does not reply, maybe we give him. He says, "I'm busy here, I'm busy there." We give 1 or 2 days extension. But from what Chaudhary Garu tells me, 3 days have passed. Let me check. I will check. But I want to make it absolutely clear that we are very serious. Show cause notice was not a dikhawa. It was real. Deadline was given. Reply. If the reply comes, it will be examined. If a reply has not come, maybe reminder will be sent with a time deadline. But people have to make up their minds. They cannot use Congress party as a railway platform. They cannot use Congress party as a railway platform, and they have to abide by discipline. Very important. Discipline is very, very important. One of the things that the Bharat Jodo Yatra has taught people is the value not only of unity, but of discipline. And I think that is something that we are very clear. So I will get back to you on this. I'll get back to you on this show cause notice. Thank you. हाँ जी, हमारे देश में डेमोक्रेसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है व्यक्तियों के बीच में। हमारे देश में चुनाव पार्टियों के बीच में होता है। पार्टी के सिंबल होता है, चुनाव चिन्ह होता है, पार्टी की विचारधारा होती है, पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, पार्टी जीतती है, मैंडेट मिलता है, तब सारे एमपी प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ये चुनाव प्रधानमंत्री के लिए नहीं होता है हमारे देश में। हमारे देश में कौन हुकूमत में आएगी, कौन सी पार्टी आएगी, उसके लिए चुनाव होता है। तो आपका सवाल यह है, पहला कदम कांग्रेस पार्टी को जीतना है, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलना है, उसके बाद देखा जाएगा। पर हमारे आई एम रिस्पॉन्डिंग टू हिज, he's got 3 multiple parts to his question, so I want to respond to the first part. Second part, कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर एक चीज कोई नहीं कहता, जो सबसे कड़े आलोचक होते हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी नहीं कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी धमकी की राजनीति में विश्वास रखती है। ये धमकी हम देने वाले नहीं, किसी को देते नहीं है। मीडिया फ्रीडम में हम विश्वास रखते हैं,
और मैंने, आप थे नहीं 3 दिन पहले, मैंने कहा था हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो मीडिया का एक स्तंभ है, मूल सिद्धांत है मीडिया का, फ्रीडम ऑफ स्पीच। कांग्रेस पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है हमारे देश में जो न केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास रखती है, पर फ्रीडम आफ्टर स्पीच में भी विश्वास रखती है। केसीआर भी विश्वास रखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में, पर क्या वो फ्रीडम आफ्टर स्पीच में विश्वास रखते हैं? आपको जेल में बंद कर देंगे, आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर देंगे। क्या नरेंद्र मोदी फ्रीडम आफ्टर स्पीच में विश्वास रखते हैं? वो कहते हैं मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास रखता हूं, हो सकता है। सवाल यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच का नहीं, सवाल यह है फ्रीडम आफ्टर स्पीच। आपके बोलने के बाद आपके खिलाफ ईडी, आपके खिलाफ आईटी, आपके खिलाफ सीबीआई, कुछ भी हो सकता है। संजय राउत को देखिए, जेल में पड़ा हुआ है, 1.5 महीने हो गए, एमपी सांसद है और उसको जेल में बंद किया गया है ईडी समन्स की वजह से, क्योंकि वो रोज नरेंद्र मोदी को निशाना बनाता था। तो कांग्रेस में कोई शक नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम आफ्टर स्पीच में विश्वास रखती है। तो मीडिया फ्रीडम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज और कह दूं आपको, पिछले 7 दिनों में 61 दिन हुए हैं, टुडे 62nd डे, 61 दिन हुए हैं। 61 दिन में राहुल गांधी ने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5, और सभी को मौका मिला है सवाल उठाने का। ऐसा नहीं है कि पहले सवाल दो बाद में जवाब मिलेगा। मैंने किसी से सवाल नहीं मांगा, आप लोग सब थे, सबको मौका मिला। कितने बारी हमारे नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है पिछले 20 सालों में? When he was Chief Minister Gujarat, no press conference. Last 8 years, Prime Minister of India, no press conference. तो मीडिया को कांग्रेस पार्टी न केवल सम्मान देगी, पर मीडिया को सुरक्षित रखेगी। Thank you. बजरंग।